क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, डी ब्रॉगली समीकरण ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और ये एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, और इसका हम देखेंगे फिर गणितीय रूप, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताएंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। किसी भी विकिरण क्या होता है, देखो विकिरण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन को जमीन मुक्ति समीकरणों द्वारा देता है। अब समीकरण क्या है आपको बताएंगे, ठीक है। समीकरण के द्वारा दिया जाता है, इसका क्या दिया जाता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण, डी ब्रॉगली के अनुसार क्या है, विकिरण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटॉन ऊर्जा, ठीक है, एक फोटॉन ऊर्जा को निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। तो समीकरण क्या है, E = क्या होता है, h म्यू। ये हो गया हमारा समीकरण हो जाएगा। अब क्या बोलता है, देखो प्लांक हमारा, इसमें दो वैज्ञानिक होता है, दो वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, तो हमारा प्लांक और आइंस्टीन, ठीक है। और डी ब्रॉगली का अगर आपको बोल दिया जाए पूरा नाम, तो डी ब्रॉगली का नाम क्या है, लुईस डी ब्रॉगली, इसका फुल नाम है। तो एग्जाम में कभी कभी एक नंबर के लिए भी पूछ सकता है कि डी ब्रॉगली का फुल नाम क्या है। तो डी ब्रॉगली का फुल नाम क्या है, लुईस डी ब्रॉगली, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। अब देखो प्लांक के अनुसार क्या होता है, प्लांक के अनुसार प्लांक ने कहा था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करती है। तरंग क्या, कैसा बोल सकते हो, तरंग क्या होता है, ये श्रृंग और गर्त के रूप में क्या करता है, तरंग गति करता है। तो क्या बताया प्लांक ने बताया कि प्रकाश एक तरंग के रूप में गति करता है, सीधी लाइन में नहीं जाके वो क्या करता है, ऊपर नीचे सांप के जैसा चलता है। क्या किसने बताया इसको, प्लांक ने बताया। अब विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे मंडलों में क्या होता है, उत्सर्जित होता है। विकिरण ऊर्जा क्या होता है, छोटे छोटे मंडलों में क्या होता है, उत्सर्जित होता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। और इसे ही क्या बोलते हैं, प्रकाश के लिए फोटॉन कहते हैं। फोटॉन किसे बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि विकिरण की ऊर्जा छोटे छोटे मंडलों में जैसे या छोटे छोटे पैकेट में, है ना, वो क्या होता है, उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। अगर आपको एक नंबर में आता है कि क्वांटा किसे बोलते हैं, तो इस डेरिवेशन को आप लिख सकते हो, विकिरण की ऊर्जा को, ठीक है, विकिरण की ऊर्जा को छोटे छोटे मंडलों में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, उत्सर्जित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। और इन्हें प्रकाश के लिए क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। देखो प्रत्येक क्वांटम विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको किसने बताया था, इसको भी प्लांक ने ही बताया था। क्या बोलता है कि प्रत्येक क्वांटम, ठीक है, प्रत्येक क्वांटम ऊर्जा विकिरण की प्रत्येक क्वांटम ऊर्जा, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो हम इससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। विकिरण के आवृत्ति के होता है, ये समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया। अब आइंस्टीन होता है हमारा दूसरा वैज्ञानिक, आइंस्टीन ने बताया था। इसमें तो प्लांक ने अपना एक कांस्टेंट दिया, प्लांक ने एक अपना सिद्धांत दिया था, और दूसरा कांस्टेंट दिया था आइंस्टीन। दोनों के मिलकर एक हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम पहले कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें हम इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे। तो आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन ने एक कण सिद्धांत दिया था, ठीक है, कण सिद्धांत, कणिका के बेस में एक सिद्धांत दिया था, मतलब कण में कितनी एनर्जी होती है वो बता रहा है, ठीक है, कण में कितनी एनर्जी है वो हमको क्या कर रहा है, बता रहा है। तो क्या बोला था इसने, आइंस्टीन ने एक कणिका के बेस में एक सिद्धांत दिया था, जिससे कणिका के बेस पर एक कण में कितनी एनर्जी है ये हमको क्या कर रहा है, बता रहा है। तो हमने क्या किया, इसका इंट्रो देख लिया, पूरा हमारा क्या है, डी ब्रॉगली का इंट्रो है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इतना थ्योरी लिखना है, देन आपको क्या करना है, आपकी इक्वेशन में जाना है, ठीक है। तो प्लांक ने हमको ये बताया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्लांक क्या, प्रत्येक क्वांटम एनर्जी विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है, विकिरण के समानुपाती होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ऊर्जा को हम क्या करते हैं, इसी डिनोट करते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, चिन्ह है, और क्या बोला है, ये बोला है आवृत्ति को हम किससे दर्शाते हैं, न्यू। ये भी नहीं है, न्यू है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम न्यू बोलते हैं। ये हो गया। ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक क्वांटम ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है, ये हमको बता दिया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा हमारा, न्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो एक प्लांक लगाते हैं, प्लांक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट क्या रहेगा, वो प्लांक रहेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को प्लांक ने ही दिया था, इसलिए वो कांस्टेंट को अपने नाम में रखेगा, ठीक है। अगर आप भी कोई खोज करोगे तो डेफिनेटली अपना ही
नाम दोगे, इसलिए प्लांक ने कांस्टेंट को खोज किया है, इस इक्वेशन को बताया है, इसलिए इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट। अगर इसकी जगह हम इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, और ये हो जाएगा एच न्यू, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो कुछ नहीं किया है, इक्वेशन है हमारा, ये क्वांटम ऊर्जा है, क्वांटम एनर्जी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आवृत्ति की, आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, न्यू से दर्शाते हैं। अब वे इसमें क्या क्या कौन कौन किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एच को क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट, ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और न्यू क्या है, ये आवृत्ति है, न्यू क्या है, हमारी आवृत्ति है, किसके लिए, तो प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए आवृत्ति है, प्रकाश के लिए क्या है, आवृत्ति है। अब देखो इसका न्यूमेरिकल कैसे आता है, न्यूमेरिकल आता है इसकी से आता है, तो न्यू का मान, आवृत्ति का मान कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसका क्या है, मान है, इसका वैल्यू है। ये बार बार आता है एग्जाम में, आपको इसको याद रखना है, ये वैल्यू अगर आपसे अगर दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे भी आने वाला है और इसी से भी आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आवृत्ति का मान क्या होता है, आवृत्ति का वैल्यू कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल और सेकेंड। ये इसका क्या है, हमारा यूनिट, आपको यूनिट हमेशा याद रखना है क्योंकि आंसर के समय यूनिट बहुत कम आता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट क्या हो गया हमारा, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा क्या बोलते हैं, आइंस्टीन ने एक सिद्धांत कणिका के बेस में दिया और एक कण की कितनी एनर्जी होता है वो बताता है। अब क्या बोलता है, ये आइंस्टीन ने भी अपना एक सिद्धांत दिया, तो आइंस्टीन ने बोला था E इक्वल टू, यहाँ पे देखो आइंस्टीन बताया है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इक्वल टू क्या होता है, a इंटू सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, m इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। m क्या हो जाएगा, m मास हो जाएगा, c क्या हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या होता है, इक्वेशन इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड, है ना, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड दोनों एनर्जी है, ठीक है। और इससे अलग हम अगर मैथमेटिकल में जाते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो अलग होते हैं। अगर लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड भी बराबर होता है। सेम कंडीशन यहाँ भी हो रहा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। ये जनरली क्या होता है, मैथमेटिकल में जनरली यूज होता है, होने वाला टर्म्स है, या फिर आपने फिजिकल केमिस्ट्री जब आगे सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन तो उसमें हमारा ये यूज होता है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो हमको राइट साइड भी इक्वल करना होता है या इक्वल मान लेते हैं। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, m इंटू सी का स्क्वायर और इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब हमको m का वैल्यू चाहिए, m का मान चाहिए, तो m को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ सामने ले लेते हैं, ठीक है। और c क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा एच न्यू और ये हो जाएगा c। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिए। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, हमको m की वैल्यू चाहिए, m का वैल्यू चाहिए, हम क्या किए हैं, यही रहने दिए हैं, सी को नीचे ले आए हैं और ऊपर बटे में क्या हो जाएगा, एच न्यू डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा शायद, मैंने एकदम आसान भाषा से आपको समझाया है। एक बार फिर बता देते हैं, डी ब्रॉगली समीकरण पढ़ रहे हैं अपन, पहले इंट्रो बताए हैं, फिर अपन क्या किए हैं, डेरिवेशन में आए हैं। तो इंट्रो हम देख लिए हैं, ऊपर में बार बार बताए हैं कि विकिरण के सिद्धांत को एक फोटॉन के अनुसार क्या करते हैं, विकिरण की मतलब क्या करते हैं, इक्वेशन से शो करते हैं, ठीक है। इक्वेशन से हम शो कर दिए, फिर क्या किए, हमारा यहाँ विकिरण को छोटे छोटे बंदरों में विसर्जित करते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, हम क्वांटा करते हैं, ये प्रकाश के लिए फोटॉन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मेन हमारा पॉइंट क्या है, प्लांक ने क्या किया था, क्वांटम एनर्जी। क्वांटम एनर्जी विकिरण ऊर्जा के क्या होता है, डायरेक्टली आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमारा खेल चालू होता है। देखो क्या बताया है प्लांक ने क्या बताया है, क्वांटम एनर्जी विकिरण की आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए हैं तो हम एक क्या लिखा है, कांस्टेंट क्या है, एच है, एच
इसलिए मतलब समीकरण कौन दिया है, समीकरण दिया है प्लांक ने, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्यों बोलते हैं आपको समझ आ गया, क्योंकि प्लांक ने इस सिद्धांत को या फिर इस डेरिवेशन को इक्वेशन को दिया है, इसलिए प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। ये हो गया। अब इक्वेशन 2 में चलते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आइंस्टीन। आइंस्टीन बताया था एक कणिका के सिद्धांत के अनुसार एक कण में कितनी एनर्जी होता है, ये हमको बता रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा E = mc का स्क्वायर, ये हम क्या मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, एनर्जी बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, अब राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो कुछ हम किए हैं, यहाँ इक्वल कर दिए हैं, और हमको यहाँ पे m का मान चाहिए, ठीक है, m का मान चाहिए, m को नहीं रहने दिए हैं, c को नीचे जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा, h न्यू और c, ये भी नहीं है, बार बार बता रहे हैं, इस क्या है, न्यू है, ठीक है, न्यू हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं अगर c का वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेंडा, ठीक है, न्यू इंटू लेंडा। अगर हमको लेंडा का वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा, लेंडा का वैल्यू चाहिए तो c अपान हो जाएगा हमारा न्यू, c अपान न्यू। ये दोनों को हम क्या करना है, हमारा टर्म्स काम आने वाला है आगे, ये हमारा इक्वेशन में लगने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यू c अपान क्या हो जाएगा, c = न्यू इंटू लेंडा। और अपन लेंडा का अगर मान चाहिए तो लेंडा का मान चाहिए तो लेंडा = क्या हो जाएगा, c अपान न्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 3 के आपको इसको रखना है इसमें, ठीक है, c का वैल्यू इसमें पुट करना है, तो पुट करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, a = क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है, h हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा, और यहाँ पे न्यू स्क्वायर इंटू लेंडा का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे c में क्या है, हमारा स्क्वायर है, और c का वैल्यू देखो यहाँ से न्यू इंटू लेंडा, तो न्यू इंटू लेंडा यहाँ पे रख दिए हैं। कुछ नहीं किया है, देखो न्यू से न्यू का क्या हो जाएगा, जो ऊपर में लगा है स्क्वायर वो कर जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, ये a = h ऊपर में बचा है, न्यू ऊपर में नीचे में बचा है, और लेंडा का स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। कुछ नहीं किए, यहाँ से हम क्या किए हैं, इक्वेशन 3 से क्या किए हैं, ये c का वैल्यू निकाले हैं। c का क्या होता है, c का जब c बराबर होता है हमारा न्यू इंटू लेंडा, और लेंडा का वैल्यू अगर निकालोगे तो लेंडा = c/न्यू हो जाएगा। तो इस वैल्यू को अपन याद रखते हैं, इसकी पुट किए हैं, ठीक है, पुट किए हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन नंबर 4 यही है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं संवेग निकालने के लिए, संवेग कैसे निकालते हैं ये आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या किए हैं अपन, देखो कुछ नहीं किए हैं, क्या करना है, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग क्या है, ये है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें लेंडा का मान रखते हैं, लेंडा का मान क्या है, c अपान न्यू, तो c अपान न्यू को अपन को क्या करना है, इस इक्वेशन में अपन को पुट करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 4। तो देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 2 देखिए m, ठीक है, और इसका क्या है, लेंडा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे c अपान v है, ठीक है, ये c क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे c हो गया। तो दोस्तों क्या देखें हमने, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या किए हैं, h है, और क्या किए हैं अपन, लेंडा का मान रखे हैं, ठीक है। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेंडा बराबर क्या हो जाएगा, c अपान हो जाएगा हमारा न्यू, c अपान क्या हो जाएगा, न्यू रहेगा। देखो क्या है, न्यू अपान क्या होता है, न्यू = क्या होता है, c/लेंडा। तो इस वैल्यू को अपन क्या किए हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 से देखो क्या होता है, पुट कर दिए तो h अपान, ठीक है, अपन न्यू का क्या किए हैं, वैल्यू पुट किए हैं, तो c से c कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमको पता है संवेग निकालते हैं, संवेग कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन का संवेग, प्रोटॉन का संवेग मतलब क्या होता है, किससे दर्शाते हैं, तो उससे दर्शाते हैं p से, ठीक है, p से दर्शाते हैं। और देखते हैं ऊपर यहाँ बता देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से कुछ नहीं किए हैं, हम c का वैल्यू रखे, देखो न्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यू का वैल्यू है c/लेंडा, तो c/लेंडा को रखे हैं, तो c क्या हो गया, आपस में कैंसल आउट हो गया। अब देखो संवेग निकालना है, प्रोटॉन का संवेग निकाला है, प्रोटॉन का संवेग क्या है हमारा, p × p क्या है, p बराबर क्या है, mc, ठीक है, p बराबर mc है। तो क्या है इक्वेशन नंबर, इसमें क्या मान देते हैं अपन, m क्या हो जाएगा = h लेंडा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 5। इक्वेशन नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, संवेग निकालेंगे, प्रोटॉन का संवेग निकालते हैं। प्रोटॉन का संवेग कितना होता है, p क्या होता है, = mc होता है। अब देखो हम हमारे पास m का वैल्यू है यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा पी, एम का वैल्यू रखना है तो एच लेमडा, और क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी यहाँ पे, ठीक है, ये सी हो जाएगा, और ये सी का स्क्वायर है, ठीक है, सी का स्क्वायर है तो एक कटेगा एक बचेगा, और इनटू क्या हो जाएगा सी, ठीक है, और ये सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, पी इंटू एच और क्या हो जाएगा लेमडा, ये हमारा एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 6 देखो, ये हो गया हमारा, क्या हो गया समीकरण नंबर 6। क्या किए आपको बता रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 लिए हैं, इक्वेशन नंबर 3 से क्या किए हैं, न्यू बराबर क्या होता है सी डिवाइडेड बाय लेमडा, सी डिवाइडेड बाय लेमडा का रखे हैं तो एक सी कटा है, एक सी यहाँ बच गया। अब इसके बाद फोटान का हम इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं, इसको 5 मान लिए, इक्वेशन नंबर 5 मान लिए हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, फोटान का संवेग निकाल रहे हैं। फोटान का संवेग निकालते हैं तो क्या होता है, फोटान का संवेग p डिवाइडेड p इक्वल क्या होता है, होता है 3c, ठीक है, ये हो गया। अब p इक्वल क्या होता है, इसमें मान रखे हैं इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं इसको, सर चल छाई है, इसमें इक्वेशन मान लेते हैं कुछ भी रहे। इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे इनका हमको वैल्यू मालूम है, क्या होगा इस डिवाइडेड बाय लेमडा सी, तो यहाँ मान रख दिए हैं p इक्वल टू क्या है हमारा h डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू सी। अब सी क्या हो जाएगा कैंसल आउट, p और क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली संवेग के लिए है, ये संवेग के लिए है, ठीक है। अब इसमें हमको लेमडा का मान चाहिए तो क्या करेंगे, हमको लेमडा के सामने रख देना है और कुछ नहीं करना। अगर लेमडा का मान चाहिए तो हमारा क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा p, है ना। अब p का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, p का वैल्यू निकाले हैं, p इक्वल टू क्या होता है हमारा, होता है a और u, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, क्या हो जाएगा h और m u, ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। अब आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो यही से आता है, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 से ही हमको बार बार पुट करना है और वैल्यू रखना है, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू का वैल्यू बार बार बताया है 6.62 इंटू डिवाइडेड 10 की पावर 34 जूल सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा न्यू आवृत्ति, न्यू बराबर क्या होता है आवृत्ति, आवृत्ति का वैल्यू यहाँ पे अपन को पुट करना है और जो पूछेगा उसको हम लोगों को निकालना है। ये हमारा क्या हो गया डी ब्रॉगली का सारे डी ब्रॉगली, देखिए डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली समीकरण में क्या बताती है आपको, डी ब्रॉगली समीकरण में आपको बता दिए, पहला इंट्रोडक्शन बता दिए, फिर हम प्लांक का बता दिए, प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, प्लांक में क्या क्या बताया था ये बता दिए, फिर आइंस्टीन बताया, आइंस्टीन क्योंकि इसमें दो हमारा क्या है साइंटिस्ट इसमें इंक्लूड है, प्लांक है और हमारा क्या है हमारा आइंस्टीन, दोनों अपना अपना थ्योरी दिए थे, दोनों का थ्योरी को मर्ज किए, मर्ज करने के बाद क्या है हम एक इक्वेशन पाए, इक्वेशन में क्या होता है हमारा, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा इक्वल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम क्या मान लेते हैं राइट हैंड साइड भी इक्वल होता है, ठीक है। दोनों में फिर हम क्या करें मास का वैल्यू निकाले हैं, मास का वैल्यू निकाले हैं तो क्या हो गया हमारा जो प्रकाश की आवृत्ति वो है फोटॉन है ना, मास का वैल्यू हम निकाले तो क्या हो गया सी हमारा नीचे हो गया और ऊपर में क्या हो गया एच न्यू डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। सी का वैल्यू हम जान रहे हैं, सी का वैल्यू हम बार बार बताए हैं आपको, क्या होता है सी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू, ठीक है। इस वैल्यू को अपन पुट किए, पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आया उसमें हम क्या किए संवेग निकाले, संवेग का वैल्यू क्या होता है हमारा, संवेग का होता है p इक्वल टू mc, ठीक है। इस वैल्यू को अपन क्या किए हैं पुट किए हैं इक्वेशन नंबर 3 से, फिर क्या लिए हैं न्यू, अगर न्यू का हम वहाँ वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा c डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसी वैल्यू को रख के अपन को क्या करना है पूरा वैल्यू निकाले हैं। और गतिशील द्रव्यमान के लिए हमारा गतिशील संवेग के लिए हमारा क्या हो जाएगा हमारा संवेग क्या हो जाएगा p इंटू न्यू, ठीक है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू, और इस वैल्यू को क्या किए हैं यहाँ पे पुट किए हैं हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ, ठीक है, p में डिवाइड किया है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाय m न्यू, ठीक है, m न्यू ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। और यहाँ यहीं से इक्वेशन नंबर 7 से अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो हमको यहीं से पुट करना है और न्यू का वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बार बार आप बनाओगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 6.62 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड, इसका यूनिट आपको याद है।